मान लो एक दिन अचानक आपके पास 10-15 लाख आ जाते हैं। फैमिली, फ्रेंड्स, सबका एक ही सजेशन, ये लमसम अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो। सोचा रेगुलेटेड है, प्रोफेशनल फंड मैनेजर है, सेफ चॉइस है। एक फ्लेक्सी कैप फंड पिक किया और पूरा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया। पर फिर एक दिन आपको पता चलता है कि आपका दोस्त भी उस फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करता है। बस फर्क इतना है कि वो 5,000 की SIP करता है। जब आपने घर जाकर अपना पोर्टफोलियो खोला तो आपको एक बात रियलाइज हुई कि आपके 15 लाख को भी वही ट्रीटमेंट मिल रहा था जो उसके 5,000 को मिल रहा है। सेम स्टॉक्स, सेम वेटेज, सेम डिसीजन। फंड मैनेजर के लिए आप दोनों के पैसे एक जैसे थे, पर आपके लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। आपका रिस्क अलग था, टाइम होराइजन अलग था, एक्सपेक्टेशंस अलग थी। ऑब्वियसली आप चाहोगे कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, ना कि एक वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला फॉलो करे। तब किसी ने कहा PMS ट्राई करो, जहां आपका पोर्टफोलियो इंडिविजुअली मैनेज होता है और स्ट्रैटेजी आपके गोल्स के हिसाब से बनती है। सुन के अच्छा लगा, पर यहाँ एक कैच आता है। PMS के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख है, पर आपके पास सिर्फ 15 लाख थे। अब क्या मतलब 15 लाख होने के बाद भी आपको वही कॉमन ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड अप्रोच फॉलो करना पड़ता है। ना म्यूचुअल फंड इनफ पर्सनलाइज्ड है, ना PMS एक्सेसिबल। इस प्रॉब्लम को सेबी ने समझा और इसी गैप को फिल करने के लिए मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया SIF। आज के वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि कैसे SIF आपके ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड से अलग है, हर एक कैटेगरी के मैनेजर्स क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं और क्या वाकई ये सेफ है, उनके बेनिफिट्स क्या हैं, रिडेम्पशन और लिक्विडिटी कैसे काम करती है, SIF का टैक्सेशन स्ट्रक्चर एग्जैक्टली कैसे होगा, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। बट मेक श्योर कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखें, क्योंकि लास्ट सेक्शन में हम लिटरली म्यूचुअल फंड्स, PMS और SIF का डिफरेंस भी देखेंगे। विद योर होस्ट स्वाति, लेट्स गेट स्टार्टेड। SIF मतलब स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। सबसे पहले क्विकली SIF के बेसिक फीचर्स देख लेते हैं। ये फंड सेबी ने 27 फरवरी 2025 को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया और ये फ्रेमवर्क 1 अप्रैल 2025 से इफेक्टिव हो चुका है। यहाँ मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए रखा गया है ताकि ये प्रोडक्ट सिर्फ सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए रहे और हर कोई इसे यूज ना कर पाए। ये अमाउंट इसलिए भी है क्योंकि ये ना बिल्कुल बेसिक के कैटेगरी में आता है और ना ही PMS जैसे 50 लाख अनरीचेबल कैटेगरी में। ये उस मिडिल जोन के लिए बना है जहां काफी एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स को पहले कोई क्लियर ऑप्शन नहीं था। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड माय फेवरेट, SIF आपके ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड से इसीलिए अलग होते हैं क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव्स टूल्स का यूज होता है। यस, डेरिवेटिव्स ऐसे टूल्स होते हैं जिनके थ्रू फंड मैनेजर मार्केट के आगे के मूवमेंट का प्लान बना सकते हैं। ऐसे टूल्स जो फंड मैनेजर को आने वाले रिस्क का अंदाजा लगाने और उसके लिए एडवांस में तैयारी करने में मदद करते हैं। डेरिवेटिव्स के थ्रू फंड मैनेजर ये डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट गिरने का चांस ज्यादा है या बढ़ने का, और उस हिसाब से पोर्टफोलियो को थोड़ा प्रोटेक्ट, थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। हेंस SIF अलग है। अब नेक्स्ट इसके टाइप्स की तरफ जाते हैं। SIF को 3 ब्रॉडर कैटेगरीज में स्ट्रक्चर किया गया है, इक्विटी, डेट और हाइब्रिड। इसका सिंपल पर्पस ये है कि इन्वेस्टर को शुरू से ही क्लैरिटी मिल जाए कि रिटर्न्स का प्राइमरी ड्राइवर क्या होगा, रिस्क का नेचर कैसा रहेगा और पोर्टफोलियो डिसीजंस किस लेवल पर और कैसे लिए जाएंगे। इस फ्रेमवर्क के अंदर भी रेगुलेटर ने 3 कैटेगरीज के अंदर 7 डिस्टिंक्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को अप्रूवल दिया है। हर स्ट्रैटेजी का रिस्क रिटर्न प्रोफाइल, पोर्टफोलियो बिहेवियर और इन्वेस्टमेंट अप्रोच पहले से क्लियरली डिफाइंड होता है। मतलब आप अंधेरे में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आपको पता होता है कि किस टाइप का रिस्क लिया जा रहा है और किस लॉजिक के साथ रिटर्न्स चेज किए जा रहे हैं। तो जल्दी से इन कैटेगरीज को देख लेते हैं। पहला है इक्विटी ओरिएंटेड। एज नेम सजेस्ट, ये इक्विटी मार्केट से रिटर्न्स जनरेट करते हैं, लेकिन आपके ये ट्रेडिशनल इक्विटी म्यूचुअल फंड से काफी अलग होते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ रिटर्न सिर्फ अच्छे स्टॉक्स चुनने से नहीं आते, बल्कि पैसे को कैसे और कहाँ पोजीशन किया जाता है, मार्केट के ट्रेंड को कैसे समझा जाता है और रिस्क को कंट्रोल में रखकर स्ट्रैटेजीज भी अप्लाई की जाती है। रूल्स के अंदर रहकर इक्विटी बेस्ड SIF सिर्फ मार्केट ऊपर जाने पर डिपेंड नहीं होते, बल्कि जहां लगता है कि चीजें वीक हो रही हैं, वहां मार्केट फॉल का भी फायदा लेने की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। चलो समझते हैं कि ये प्रैक्टिकली कैसे काम करता है। इस कैटेगरी में 3 इक्विटी बेस्ड स्ट्रैटेजीज आती हैं। पहला, इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड, इक्विटी एक्स टॉप 100 लॉन्ग शॉर्ट फंड एंड सेक्टर रोटेशन लॉन्ग शॉर्ट फंड। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजीज है और तीनों में आपको लॉन्ग शॉर्ट ये वर्ड दिख रहा होगा। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। लॉन्ग का मतलब होता है पहले स्टॉक खरीदना। जैसे अगर फंड मैनेजर को लगता है कि कंपनी A का प्राइस 100 से 130 जा सकता है, तो पहले खरीदते हैं और बाद में बेचते हैं। प्रॉफिट तब होता है जब प्राइस ऊपर जाता है। शॉर्ट का मतलब होता है पहले बेचना और बाद में खरीदना। जैसे अगर लगता है कि कंपनी B का प्राइस 100 से 70 आ सकता है, तो पहले बेचा जाता है और जब प्राइस गिर जाता है तब सस्ते में खरीद लिया जाता है। यहीं से गिरावट का फायदा मिलता है। इसी
वजह से ये स्ट्रैटेजी सिर्फ मार्केट के ऊपर जाने पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि गिरावट में भी काम कर सकती है। अब यही लॉजिक को अप्लाई करके समझते हैं इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड क्या होता है। इसमें पोर्टफोलियो का डोमिनेंट पोर्शन इक्विटी में इन्वेस्टेड रहता है, जहां मिनिमम 80% एक्सपोजर इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में होता है। फंड मैनेजर स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन वाले स्टॉक्स में लॉन्ग पोजीशंस मेंटेन करते हैं। साथ ही जो स्टॉक्स वीक लगते हैं या महंगे हो चुके होते हैं, उनमें गिरावट का फायदा लेने के लिए प्लानिंग की जाती है। इस स्ट्रैटेजी का एम सिर्फ मार्केट ऊपर जाने पर डिपेंड रहना नहीं होता, बल्कि अच्छे और वीक स्टॉक्स के बीच बेटर परफॉर्मेंस बनाना होता है। इसलिए अगर मार्केट थोड़ा फ्लैट हो या ज्यादा ऊपर नीचे हो, तब भी पोर्टफोलियो लॉन्ग और शॉर्ट के बैलेंस से रिटर्न्स बनाने की कोशिश करता है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसका एक्सपोजर लिमिटेड होता है, पूरे पोर्टफोलियो का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा। और इस स्ट्रैटेजी में रिस्क को कंट्रोल में रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। अब नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है इक्विटी एक्स टॉप 100 लॉन्ग शॉर्ट फंड। इसमें कम से कम 65% पैसा टॉप 100 बड़ी कंपनीज के बाहर यानी मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है। बाय मिड एंड स्मॉल, क्योंकि इन कैटेगरीज में मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में प्राइस डिस्कवरी थोड़ी कमजोर होती है। मतलब इन स्टॉक्स का सही प्राइस हर वक्त क्लियर नहीं होता, इसीलिए इंडिविजुअल स्टॉक्स में ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन वॉलेटिलिटी भी हाई होती है। इसी वजह से यहाँ सही स्टॉक चुनना और रिस्क को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी होता है, और फंड मैनेजर इन्हीं स्टॉक्स में लॉन्ग और शॉर्ट दोनों पोजीशंस लेता है। इस स्ट्रैटेजी में रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन अगर सही डिसिप्लिन के साथ चलाया जाए तो बेटर रिटर्न्स का चांस भी ज्यादा होता है। यहाँ शॉर्ट पोजीशन की लिमिट पूरे पोर्टफोलियो का सिर्फ 25% तक होती है। लास्ट स्ट्रैटेजी इज सेक्टर रोटेशन लॉन्ग शॉर्ट फंड। इसमें पोर्टफोलियो पोजीशनिंग सेक्टर लेवल व्यूज के बेसिस पर होती है, ना कि सिर्फ इंडिविजुअल स्टॉक सिलेक्शन पर। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंडर फंड को मैक्सिमम 4 सेक्टर्स तक रिस्ट्रिक्ट किया गया है, जिसमें मिनिमम 80% एक्सपोजर मेंटेन होता है। डिसाइड करता है कौन से सेक्टर्स पर ज्यादा फोकस होगा और कौन से सेक्टर्स पर कम। स्ट्रॉन्ग आउटलुक वाले सेक्टर्स को बाय किया जाता है, वीक आउटलुक वाले सेक्टर्स को सेल किया जाता है डेरिवेटिव्स के थ्रू, और ये एक्सपोजर टोटल पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 25% तक लिमिटेड होता है। इस स्ट्रैटेजी का परफॉर्मेंस लार्जली इकोनॉमिक साइकिल्स और सेक्टर रोटेशन टाइमिंग के साथ लिंक्ड होता है, इसीलिए ये स्ट्रैटेजी मैक्रो अवेयर इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा सुटेबल होती है। तो ये था अबाउट इक्विटी ओरिएंटेड एसआईएफ, जिसमें हमने 3 स्ट्रैटेजीज देखी। नेक्स्ट इज डेट ओरिएंटेड एसआईएफ। ये भी आपके ट्रेडिशनल डेट म्यूचुअल फंड से काफी अलग है। इनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ स्टेबल इनकम जनरेट करना नहीं होता। यहाँ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इस बात पर होते हैं कि आरबीआई द्वारा सेट किए गए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, और कहाँ रिस्क ज्यादा या कम है। अगर फंड मैनेजर को लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने वाले हैं, तो वो कुछ पोजीशंस ऐसे लेते हैं जो रेट्स बढ़ने पर लॉस कम करें। डेट ओरिएंटेड एसआईएफ स्ट्रैटेजीज में पोर्टफोलियो का कोर एक्सपोजर डेट इंस्ट्रूमेंट्स में होता है, लेकिन यहाँ भी फंड मैनेजर को डेरिवेटिव्स के थ्रू लिमिटेड शॉर्ट एक्सपोजर लेने की परमिशन होती है। साथ ही इनमें रिडेम्पशन और विड्रॉल वीक में सिर्फ एक बार अलाउ होता है, मतलब वीक में एक बार ही आप पैसा निकाल सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि डेट फंड्स के एसेट डेली इजीली बेच पाना मुश्किल होता है। अगर सब लोग रोज रोज पैसा निकालने लगे तो फंड को गलत टाइम पे बॉन्ड्स बेचने पड़ सकते हैं, जिससे सब इन्वेस्टर्स को नुकसान हो सकता है। हेंस दिस रूल। ऑल्सो यहाँ शॉर्ट पोजीशंस का यूज रेट बढ़ने या रिस्क बढ़ने पर पोर्टफोलियो को बैलेंस में रखने के लिए होता है। अब इस कैटेगरी के अंदर भी 2 डेट बेस्ड स्ट्रैटेजीज डिफाइंड है, जो है डेट लॉन्ग शॉर्ट फंड और सेक्टोरल डेट लॉन्ग शॉर्ट फंड। डेट लॉन्ग शॉर्ट फंड में फंड मैनेजर अलग अलग टाइम पीरियड के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, और जब रेट्स बढ़ने का रिस्क लगता है तब गिरावट से बचने के लिए शॉर्ट पोजीशंस ली जाती हैं। शॉर्ट एक्सपोजर यहाँ भी 25% ऑफ नेट एसेट तक लिमिटेड होता है। इस स्ट्रैटेजी का एम ये होता है कि जब इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा ऊपर नीचे हो रहे हों तब नुकसान को लिमिट किया जाए, और साथ ही रिटर्न्स बेटर बनाने की कोशिश भी की जाती है। ये स्ट्रैटेजी नॉर्मल डेट फंड्स के मुकाबले ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। अब दूसरी कैटेगरी है सेक्टोरल डेट लॉन्ग शॉर्ट फंड की, जिसमें पोर्टफोलियो अलग अलग सेक्टर्स की क्रेडिट स्ट्रेंथ, मतलब उनकी लोन चुकाने की कैपेसिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखकर बनाया जाता है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंडर फंड को मिनिमम 2 सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना होता है, और सिंगल सेक्टर एक्सपोजर 75% से ज्यादा नहीं होता। जिन सेक्टर्स की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होती है और जहां क्रेडिट सिचुएशन इंप्रूव हो रही होती है, वहां लॉन्ग एक्सपोजर रखा जाता है, जबकि जहां स्ट्रेस या प्रॉब्लम्स बढ़ रही होती है वहां शॉर्ट एक्सपोजर लिया जाता है। इस स्ट्रैटेजी में सेक्टर्स की फाइनेंशियल हेल्थ, लिक्विडिटी और रेगुलर ट्रैकिंग बहुत जरूरी होती है, क्योंकि डेट मार्केट्स में रिस्क कभी भी अचानक सामने आ सकता है। तो अब 2 टाइप्स हो गए हैं। अब लास्ट है हाइब्रिड एसआईएफ। इसका फोकस किसी एक एसेट क्लास तक लिमिटेड नहीं होता। इसका ऑब्जेक्टिव होता है पैसा अलग अलग एसेट क्लासेस के बीच बदलते रहना, ताकि पोर्टफोलियो डिफरेंट मार्केट सिचुएशंस में एडजस्ट कर सके। एक और इंपॉर्टेंट बात, हाइब्रिड एसआईएफ फंड्स में रिडेम्पशन और विड्रॉल वीक में मैक्सिमम 2 बार अलाउ होता है, जो लिक्विडिटी और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बीच एक बैलेंस्ड स्ट्रक्चर मेंटेन करता है।
इस कैटेगरी के अंदर 2 हाइब्रिड स्ट्रैटेजीज अप्रूव्ड हैं, एक एक्टिव एसेट एलोकेटर लॉन्ग शॉर्ट फंड और दूसरा हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट स्ट्रैटेजी, जिसमें स्टॉक्स, डेट और दूसरे एसेट क्लास के बीच मार्केट के हिसाब से पैसा शिफ्ट करता है। इस फंड में पोर्टफोलियो फिक्स नहीं होता और मार्केट कंडीशंस बदलने पर एलोकेशन भी बदलता रहता है। फंड मैनेजर को यहाँ मैक्सिमम 25% तक गिरावट वाली पोजीशंस लेने की परमिशन होती है, जो अलग अलग एसेट क्लासेस में स्प्रेड हो सकती हैं। इस स्ट्रैटेजी में पैसा कैसे और कहाँ एलोकेट किया जाता है, वही रिटर्न्स का मेन ड्राइवर होता है। दूसरी स्ट्रैटेजी है हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड, जिसमें कम से कम 25% पैसा इक्विटी में और 25% डेट में लगाना होता है। बाकी पैसा फंड मैनेजर डिसाइड करता है और इक्विटी और डेट दोनों में ऊपर और नीचे जाने के लिए स्ट्रैटेजीज यूज की जा सकती हैं, वो भी फिक्स्ड रूल्स के अंदर। ये स्ट्रैटेजी उन इन्वेस्टर्स के लिए रेलेवेंट होती है जो प्योर इक्विटी वॉलिटिलिटी से कंफर्टेबल नहीं होते, लेकिन ट्रेडिशनल हाइब्रिड फंड्स की लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी से आगे देखते हैं। तो यहां तक हमने एसआईएफ की हर एक कैटेगरी की डिटेल्ड स्ट्रैटेजी समझ ली। क्विक समरी, इक्विटी एसआईएफ में फोकस सिर्फ मार्केट ऊपर जाने पर नहीं होता, यहाँ स्ट्रॉन्ग और वीक स्टॉक्स, सेक्टर्स और ट्रेंड्स के बीच पोजीशनिंग से रिटर्न्स बनाने की कोशिश होती है। दूसरा, डेट एसआईएफ सिर्फ स्टेबल इनकम तक लिमिटेड नहीं रहता, यहाँ इंटरेस्ट रेट साइकिल्स और रिस्क मैनेजमेंट सेंट्रल रोल प्ले करते हैं। थर्ड इज हाइब्रिड एसआईएफ, मल्टीपल एसेट क्लास के बीच बैलेंस बनाना है ताकि पोर्टफोलियो हर मार्केट फेज में अडेप्ट कर सके। सिंपल शब्दों में, एसआईएफ ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड से ज्यादा स्ट्रक्चर्ड, रूल बेस्ड और ट्रांसपेरेंट स्ट्रैटेजी देता है, जहां आपको पहले से पता होता है कि कौन सा रिस्क क्यों लिया जा रहा है। हमारा नेक्स्ट और लास्ट सेक्शन है म्यूचुअल फंड, एसआईएफ और पीएमएस का डिफरेंस। म्यूचुअल फंड, इन तीनों का ऑब्जेक्टिव पैसा इन्वेस्ट करना है, लेकिन इनका काम करने का तरीका फंडामेंटली बहुत अलग होता है। डिफरेंस रिटर्न से ज्यादा स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजी और टैक्सेशन में आता है। ये डिफरेंस हम 5 पॉइंटर्स में समझेंगे। पहला, पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर। म्यूचुअल फंड्स में पोर्टफोलियो सब इन्वेस्टर्स के लिए सेम होता है, होल्डिंग्स पब्लिक होती हैं और पोर्टफोलियो डिटेल्स हर महीने डिस्क्लोज होती हैं। पीएमएस में अप्रोच बिल्कुल अलग होता है, हर इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो कस्टमाइज्ड होता है, इसलिए इन्वेस्टर अपना पोर्टफोलियो लगभग किसी भी टाइम एक्सेस कर सकता है और डिस्क्लोजर्स इन्वेस्टर स्पेसिफिक होते हैं। एसआईएफ यहाँ बीच का स्ट्रक्चर है, ये म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस के अंदर ऑपरेट करता है, इसीलिए ट्रांसपेरेंसी म्यूचुअल फंड जैसी होती है, लेकिन पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर हर 2 महीने होती है। साथ ही यहाँ स्ट्रैटेजी लेवल पर फ्लेक्सिबिलिटी म्यूचुअल फंड से ज्यादा होती है। दूसरा, डेरिवेटिव्स यूसेज डिफरेंस। म्यूचुअल फंड्स और पीएमएस दोनों में डेरिवेटिव्स का यूज मेनली रिस्क कंट्रोल और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए होता है। मार्केट के गिरने पर डायरेक्ट शॉर्ट पोजीशंस लेके रिटर्न्स बनाना अलाउड नहीं होता। एसआईएफ यहाँ क्लियर डिफरेंस क्रिएट करता है। रूल्स के अंदर रहकर फंड मैनेजर पोर्टफोलियो का एक लिमिटेड हिस्सा, मैक्सिमम 25% तक स्ट्रैटेजी के लिए नेकेड डेरिवेटिव्स यूज कर सकता है। व्हाट इज नेकेड डेरिवेटिव्स? इसका मतलब होता है बिना एक्चुअल शेयर होल्ड किए सिर्फ प्राइस के ऊपर या नीचे जाने पे व्यू लेना, ताकि मार्केट ऊपर हो या नीचे दोनों डायरेक्शन में अपॉर्चुनिटी मिल सके। इसी वजह से एसआईएफ में लॉन्ग और शॉर्ट जैसे स्ट्रैटेजीज पॉसिबल होती हैं। इसका मतलब यह है कि एसआईएफ में पोर्टफोलियो सिर्फ मार्केट ऊपर जाने पर डिपेंड नहीं होता, बल्कि मार्केट ऊपर हो या नीचे दोनों सिचुएशंस के लिए स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है। तीसरा, लिक्विडिटी एंड विड्रॉल रूल्स। म्यूचुअल फंड्स में लिक्विडिटी यूजुअली डेली होती है, इसलिए एग्जिट का प्रोसेस बहुत सिंपल होता है। पीएमएस में लिक्विडिटी पोर्टफोलियो और अग्रीमेंट पर डिपेंड करता है और डेली एग्जिट का स्ट्रक्चर जनरली नहीं होता। एसआईएफ में लिक्विडिटी स्ट्रैटेजी डिपेंडेंट होती है। कुछ स्ट्रैटेजीज डेली रिडेम्पशन अलाउ करते हैं और कुछ इंटरवल बेस्ड होती हैं, ताकि पोर्टफोलियो को प्रेशर में बेचना ना पड़े। चौथा, टैक्सेशन। म्यूचुअल फंड में टैक्सेशन स्कीम के टाइप के हिसाब से होते हैं। पीएमएस में टैक्सेशन इन्वेस्टर के लेवल पर होता है, मतलब हर बाय और सेल पर टैक्स कैलकुलेशन इन्वेस्टर को खुद हैंडल करना पड़ता है। एसआईएफ में टैक्सेशन म्यूचुअल फंड जैसा ही होता है। इक्विटी ओरिएंटेड एसआईएफ इक्विटी म्यूचुअल फंड के जैसे टैक्स होते हैं और डेट ओरिएंटेड एसआईएफ डेट म्यूचुअल फंड के जैसे। इन्वेस्टर को हर ट्रांजैक्शन पर अलग से टैक्स कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, जो पीएमएस के कंपैरिजन में एक क्लियर एडवांटेज है। और लास्ट, एंट्री बैरियर। म्यूचुअल फंड्स मास इन्वेस्टर्स के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। पीएमएस का एंट्री बैरियर काफी हाई होता है और ये ज्यादा कस्टमाइज्ड इन्वेस्टिंग के लिए होता है। वहीं एसआईएफ में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख रखा गया है, ताकि ये प्रोडक्ट सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए ही रहे। बॉटम लाइन यही है, म्यूचुअल फंड सिंप्लिसिटी और लिक्विडिटी देते हैं, पीएमएस कस्टमाइजेशन देता है लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। एसआईएफ दोनों के बीच का बैलेंस्ड ऑप्शन है, जो एडवांस स्ट्रैटेजीज, रेगुलेटेड स्ट्रक्चर और सिंपल टैक्सेशन के साथ आता है। तो ये है एसआईएफ। टाइप्स डन, कैटेगरीज डन, कंपैरिजन डन, विड्रॉल, टैक्सेशन, बेनिफिट्स डन। बस एक लास्ट पॉइंट है जिसने हमारा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा,
वो मैं आपके साथ जाते जाते शेयर करना चाहूंगी। मार्केट में प्रेजेंट हर फंड SIF लॉन्च नहीं कर सकता है। ये नहीं कि कल को कोई भी फंड आए और तुरंत SIF लॉन्च करके इन्वेस्टर का 10-15 लाख मैनेज करने लगे। क्राइटेरिया ये है कि SIF का फ्रेमवर्क इस तरह डिजाइन किया गया है कि सिर्फ एक्सपीरियंस्ड और एलिजिबल फंड हाउसेज ही SIF लॉन्च कर सकते हैं। या तो AMC के पास मिनिमम 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, जिसमें एवरेज AUM कम से कम 10,000 करोड़ रहा हो और कोई मेजर रेगुलेटरी एक्शन पेंडिंग ना हो। अगर ये रूट क्वालिफाई नहीं करते तो ऑल्टरनेट रूट अवेलेबल होता है, जहां CIO मतलब चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के पास मिनिमम 10 साल का फंड मैनेजमेंट एक्सपीरियंस और 5,000 करोड़ का मैनेज्ड AUM का एक्सपोजर होना जरूरी है। साथ ही एक एडिशनल फंड मैनेजर जिनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस और 500 करोड़ का AUM एक्सपोजर हो। इंटेंट क्लियर है दोस्तों, एडवांस स्ट्रैटेजीज सिर्फ एक्सपीरियंस्ड हैंड्स में ही एग्जीक्यूट हो। इन्वेस्टर साइड पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख रखा गया है, जैसे हम पहले ही कवर कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, SIF यूज करने से पहले विड्रॉल के रूल्स भी पता होना चाहिए। विड्रॉल के केस में एक इंपॉर्टेंट रूल अप्लाई होता है, जैसे पार्शियल विड्रॉल के बाद भी इन्वेस्टर का बैलेंस 10 लाख से नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर NAV मूवमेंट के कारण वैल्यू पैसिव तौर पर 10 लाख से नीचे चली जाती है तो उसे वॉयलेशन नहीं माना जाता, लेकिन उस केस में सिर्फ फुल एग्जिट अलाउड होता है, पार्शियल विड्रॉल नहीं अलाउ होता। तो ये था हमारा वीडियो ऑन SIF। ये वीडियो देखकर अगर आपको लग रहा हो कि SIF सबके लिए सूटेबल है, तो ऐसा नहीं है। SIF उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल होता है जो म्यूचुअल फंड को समझ चुके हैं और सिर्फ मार्केट एक्सपोजर से आगे बढ़कर स्ट्रैटेजी बेस्ड इन्वेस्टिंग चाहते हैं। ये प्रोडक्ट उन लोगों के लिए है जिनके पास मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन होता है और जो शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी को डिसीजन मेकिंग का बेस नहीं बनाते। SIF उन इन्वेस्टर्स के लिए रेलेवेंट होता है जो ये समझते हैं कि रिटर्न्स लीनियर नहीं होते और मार्केट के डिफरेंट फेजेस में पोर्टफोलियो का बिहेवियर चेंज होता है। इसमें इक्विटी और डेरिवेटिव्स का एक्टिव यूज होता है, इसलिए रिस्क टॉलरेंस और डिसिप्लिन जरूरी होता है। तो हमने सब कुछ कवर कर लिया SIF के बारे में। आई होप आपके सारे डाउट्स SIF को लेकर क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ सवाल अब भी हैं तो ड्रॉप दोज इन द कमेंट सेक्शन एंड विल श्योरली हेल्प यू आउट। और जिनको डाउट्स नहीं है वो ये बताना कि क्या आप SIF कंसिडर करोगे या नहीं, आपकी क्या राय है SIF को लेकर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.